नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। पीआईएल को लेकर इस समय बहुत टेंशन है, जेएसएससी सीजीएल को लेकर। तो सीधा जेएसएससी सीजीएल वाले मुद्दे से ही शुरुआत कर लेते हैं और पीआईएल की जो टीम है उनसे डायरेक्ट बातचीत की शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ हुआ है, कैसे होता है, कहां मामला पहुंचा है। 18 सितंबर को जो पीआईएल हो चुका था वो पीआईएल कितना दमदार है, कहां पहुंचा है अभी तक, और उसमें जिसमें हम पूरी रूप से उसमें जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज कि क्या उस टीम ने दूसरी टीम से भी बात किया था कभी पीआईएल को लेकर, तो क्या जवाब मिला था, ये भी सच को जान लीजिए। और सवाल का तीखा होता है हमारा सवाल, जवाब तीखा ही आएगा ना। 1% जो लिखने वाले लोग हैं तीखा ही लिखेंगे। तो देखिए, सुनिए और समझिए। इस समय में हमारे साथ फोन लाइन पर निशिकांत सिंह है और इन्होंने पीआईएल दर्ज कर रखा था और उस पीआईएल में इन्होंने एजेंसी के बारे में सवाल पूछा था, एसआईटी रिपोर्ट कहाँ गई है उस पर सवाल पूछा था। तो सीधे चलते हैं निशिकांत जी के पास में और किस प्रकार की चुनौतियां हैं आगे ये भी जानेंगे। और क्या नया मुद्दा जो है अभी पेपर लीक वाला जो प्रकरण आया था, क्या इसको इन्होंने जोड़ा है, सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है। 2-3 और नए पीआईएल की भी बात सामने आ रही है अलग अलग ग्रुप के द्वारा में, फंडिंग में क्या समस्या होती है, तमाम चीजों पर बात करेंगे। निशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार जी। निशिकांत जी, आपने एक पीआईएल कर रखा था और इस समय में सारे स्टूडेंट बहुत चिंतित हैं कि वो पीआईएल का बेसिकली हुआ क्या, मतलब उसमें क्या कोई बातचीत हो पाई, कोई नया पीआईएल की भी बात सामने आ रही है, क्या सच है? जी सर, मैं पूरा डिटेल्स में आपको विवरण देता हूँ कि मामला क्या है और कहाँ तक अभी पहुँचा हुआ है। जी, शुरुआत मैं करता हूँ सर कि हमारा जो पीआईएल है 18 सितंबर को फाइलिंग हुआ है। उसके पहले जो प्रोसेस होता है एजी के पास जाना, उसके बाद जो भी सारी रेस्पोंडेंट्स हैं जैसे कि जेएसएससी हो गए या फिर गवर्नमेंट हो गई, झारखंड गवर्नमेंट या एसआईटी, इन सबको कॉपी जा चुकी थी। और 18 तारीख को 18 सितंबर को फाइनली ये हाई कोर्ट में आपको फाइलिंग हो गया केस हमारा। 18 सितंबर ठीक। 19 सितंबर को हमारा केस जो है एस्टेब्लिशमेंट जो होता है कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट में ये केस चला गया। हाँ। अब क्या है कि चूंकि हम लोग का जो केस फाइल हुआ था बिफोर एग्जामिनेशन हुआ था, तो हमारा जो मेन मुद्दा था जिसके लिए हमने पीआईएल किया उसमें 2 मुद्दे प्रमुख थे। पहला था कि जो 28 जनवरी 2024 को एग्जाम के बाद पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो एसआईटी का गठन किया गया, 8 महीने बीतने के बाद भी एसआईटी का जो रिपोर्ट है ना तो वो सार्वजनिक किया गया और ना ही उसमें किसी का मतलब कि एक ठोस निर्णय निकला। जब इसका हमने जांच पड़ताल कराया, जब एसआईटी का जो चार्जशीट होता है जो हाईकोर्ट कोर्ट में इन्होंने दाखिल किया, उसकी कॉपी निकाला तो पाया कि इसमें किसी भी बड़े लोगों को नहीं पकड़ा गया है, चाहे वो जेएसएससी हो चाहे एजेंसी हो। सबसे महत्वपूर्ण ये पाए कि जो मेन सोर्स है पेपर लीक का उसका भी कहीं जिक्र नहीं था चार्जशीट में। इसलिए हम लोगों ने पीआईएल में ये मांग रखा हाईकोर्ट से कि एसआईटी की जगह सीबीआई जांच करवाई जाए पुराने पेपर लीक का। पहला मांग ये रहा। दूसरा था कि जो एजेंसी का चयन किया गया है अभी एग्जाम लेने के लिए सीजीएल का, उस एजेंसी का प्रॉपर फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। वो कौन सी एजेंसी है, कहीं वो सत्वत से मिलती जुलती तो नहीं है, अगर नहीं मिलती जुलती है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का एजेंसी हायर करने का, उसके थ्रू इसका चयन हुआ या नहीं। निशिकांत जी, 18 सितंबर को आपका फाइलिंग हुआ है, सब कुछ डॉक्यूमेंट चेक हुआ है और इसके बाद भी क्या एक भी सुनवाई इस पर हो पाई है? सर हमारी जो है सबसे पहले जो मेंशनिंग होता है केस का चीफ जस्टिस के पास, ये 30 सितंबर को मेंशनिंग हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास केस हुआ। मेंशनिंग में जब हमारे लॉयर एडवोकेट ने इस मुद्दे को उठाया कि हियरिंग जो है वो जल्द से जल्द करवाई जाए और जो है जेएसएससी जो है बहुत जल्दीबाजी में है रिजल्ट देने के लिए, ठीक है, इसलिए इसकी हियरिंग अर्जेंट बेसिस पे की जाए। चीफ जस्टिस का स्पष्ट कहना था सो व्हाट, अगर रिजल्ट दे देती है जेएसएससी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। अच्छा, ये चीफ जस्टिस ने कहा? जी बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस का एकदम स्पष्ट कहना था कि आप लोग हड़बड़ाइए मत,
एंड आफ्टर दुर्गा पूजा इसकी सुनवाई होगी प्रॉपर, और अगर इस दरमियान वो रिजल्ट भी दे देते हैं फिर भी हम सुनवाई करेंगे और उचित निर्णय लेंगे। ठीक है, उसके बाद 14 तारीख का फिर से मेंशनिंग की बात थी कि चीफ जस्टिस के द्वारा कि इसको टीपी के बाद, दुर्गा पूजा के बाद आप 14 तारीख को मेंशन कीजिए केस को। ठीक है, 14 तारीख को जो कि खुद चीफ जस्टिस छुट्टी पे थे, इसलिए उस दिन मेंशन केस नहीं हो पाया। ठीक है, अभी जो हमारा स्टेटस है इस केस में, क्योंकि अभी आपका कुछ जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो लीगल प्रोसीजर में जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, वो डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए टाइम बॉन्ड दिया गया था 30 सितंबर, वो हमने कर दिया। अभी के डेट में आज 16 तारीख को जुडिशियल कमिश्नर के पास हमारी हियरिंग होनी है। ठीक है, प्रॉपर हियरिंग आज जो है स्टार्ट हो चुकी है। जुडिशियल कमिश्नर के पास आज हियरिंग होगी, जो भी डिफेक्ट्स है सब क्लेरिफाई होके आज शाम में नहीं तो कल हमारा जो केस है डायरेक्टली चीफ जस्टिस के पास पहुंच जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि नेक्स्ट वीक में हमारी फर्स्ट हियरिंग डेट मिल जाएगी। अच्छा, प्रॉपर हियरिंग डेट। अच्छा, तो ये अच्छा ऐसा भी कोई संभावना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई नया कोई XYZ कोई व्यक्ति आज केस फाइल करता है और कल चीफ जस्टिस उस पर सुनवाई कर लेंगे इसी मुद्दे पे? देखिए, अर्जेंट हियरिंग का इसमें प्रोविजन होता है, अर्जेंट हियरिंग का प्रोविजन होता है, लेकिन सुनवाई नहीं करते हैं, पहले मेंशनिंग होता है केस का। ठीक है, हाँ। मेंशनिंग का मतलब सर ये हो गया कि केस पुटअप किया गया चीफ जस्टिस के पास, हाँ, और हाँ। चीफ जस्टिस जो है उस पर निर्णय लेंगे कि हमको करना क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी केस में डिफेक्ट्स निकलता ही है। अच्छा, तो जब तक डिफेक्ट्स को आप दूर नहीं कर लेंगे तब तक आपकी सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, अच्छा, तो डिफेक्ट निकलने के बाद वो मामला चला जाता है रजिस्ट्रार जनरल। अच्छा, अभी निशिकांत जी एक समस्या तो ये भी आ रहा है ना, जो स्टूडेंट अभी जो आंदोलन कर रहे हैं 26 तारीख को या 30 तारीख को हमारे साथ आपकी मुलाकात भी हुई थी JSSC ऑफिस के बाहर, तो क्या उनके दिमाग में है कि ये जो अभी चल रहा है प्रकरण, इस पे क्या कोई कोर्ट ऑर्डर कर देगी? तो एक और नया PIL की भी बात सामने आ रही है, क्या आप लोग भी अपने PIL में इस मुद्दे को नया जोड़े? नहीं सर, देखिए हमने एक मुद्दा को जोड़ा है आफ्टर एग्जामिनेशन, जो कि हमारे पास जो एकदम फुल प्रूफ था, कि हाई कोर्ट में हम कुछ भी गलत शपथ नहीं ले सकते हैं। जो हमारे पास कंफर्म प्रूफ था वो था आइडेंटिकल क्वेश्चन का। अच्छा, तो हमने बाद में IA के माध्यम से अपने केस में आइडेंटिकल क्वेश्चन का मैटर को ऐड कराया है, लेकिन चूंकि हमारे पास पेपर लीक का कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है, इसलिए सर इसको हमने ऐड नहीं किया। अच्छा, आपने उसको ऐड नहीं किया है। और हमारे पास जो जानकारी भी आ रही है कि जो बाकी भी लोग हैं वो शायद अनियमितता पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पेपर लीक चलिए मार्केट में चल रहा मुद्दे जैसे कुछ और आते हैं, बट वहां कोर्ट में तो झूठ बोल नहीं सकता है कोई, शपथ पर देता है तो वहां सच्चाई बताना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उम्मीद लग रहा है, जैसे आपने वकील से बात किया, हम पिटिशनर का नाम भी नहीं पूछेंगे क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं और उसको कॉन्फिडेंशियली रखा जाएगा, तो ये जो आप लोग आगे बढ़े हैं, तो क्या किसी प्रकार के भी लग रहा है कि सत्ता पक्ष वाले डराते होंगे, नाम जान जाएंगे तो हैरेसमेंट करेंगे? बिल्कुल सर, देखिए पिटिशनर किसी भी PIL में दो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है, एक पिटिशनर और दूसरा आपको एडवोकेट। अच्छा, अगर इन दोनों में से कोई, क्योंकि हम जो भी स्टूडेंट रहे हैं वो पिटिशनर बन नहीं सकते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है CGL से, इसलिए पिटिशनर नहीं बनेंगे। अच्छा, जनहित याचिका का रूल होता है कि मतलब आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी आदमी नहीं बन सकता है, समाज के लिए कोई मुद्दा हो तो आप आगे आइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि अगर सरकार हम पे तो दबाव नहीं बनाएगी, लेकिन पिटिशनर पे दबाव बना सकती है किसी माध्यम से, या फिर एडवोकेट पे बना सकती है। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि इसको किसी कीमत पे हम डिस्क्लोज नहीं करें, इसको कॉन्फिडेंशियल रहने दें कि हमारा पिटिशनर कौन है। हमारा एक सवाल हम पूछेंगे आपसे निशिकांत जी, जैसे कि मान लीजिए कि अगर 2-3 मान लीजिए अलग अलग पिटिशनर जो हैं वो जा रहे हैं कोर्ट में, क्या सबको एक साथ मिल करके जाते? जैसे आप 18 सितंबर को आपकी फाइल हो गई थी, तो क्या उसके पहले आपने कभी कोशिश नहीं किया कि कुछ जो शिक्षक हैं या छात्र नेता हैं इन लोगों से एक बार बात किया जाए कि आप आगे आ रहे हैं तो आपको सपोर्ट मिले? नहीं, बात तो किया सर, सबसे बात किया हमने अपनी बातें सबको रखा कि हमारा केस हो रहा है, लेकिन चूंकि क्या था ना, हमारे साथ दिक्कत क्या था कि जब हम लोग PIL कर रहे थे तो एग्जाम के पहले कर रहे थे, तो समर्थन बिल्कुल नहीं मिल रहा था। उस समय सभी लोग एग्जाम कराने के पक्ष में थे। अच्छा, हम लोगों का शुरू से मानना था कि एग्जाम में गड़बड़ी होगी ही होगी, क्योंकि जो सरकार SIT के माध्यम से जो स्टेटस है उनको बचाने का प्रयास कर रही है, वो फेयर एग्जाम कैसे ले सकती है?
तो इस आधार पे हम लोग का पूर्ण विश्वास था कि ये सरकार में। अच्छा, मतलब आप लोग ये चाहते थे कि परीक्षा होने के पहले ही स्टे लग जाए ताकि परीक्षा में धांधली होगा, इसका अंदेजा पहले से था आप लोगों को? जी बिल्कुल, ये हमारे PIL में इसका मेंशन भी हमने किया था। अच्छा, उस समय चलिए बहुत सारे शिक्षकों को हमने देखा था यूट्यूब पर कि वो परीक्षा करवाने के लिए जान लगाए हुए थे उनका एक अलग प्लानिंग रहा होगा। बट अब क्या माहौल लग रहा है? क्या वो टीचर आपसे कंसल्ट कर रहे हैं कि हाँ आप लोग ही सही बोल रहे थे उस समय में? अभी तो देखिए सर, बात यह है कि मैं तो बात कर रहा हूँ, सबसे कांटेक्ट में हूँ, बातचीत होती है, लेकिन मैं भी अभी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मैटर्स दोनों का अलग अलग हो जाता है। उनका है पेपर लीक, अगर उनका पेपर लीक का है तो स्वाभाविक है कि पेपर लीक का उनको प्रूफ देना है, और मेरा मैटर है आइडेंटिकल क्वेश्चन का, जो कि सफिशियंट है एक पेपर को कैंसिल कराने के लिए। ये तय है कि हमारे केस में जो हमारी एडवोकेट से बात हुई या बाकी हमारे लीगल एडवाइजर लोगों से बात हुई, तो हमारा केस में लीक होती है, खासकर आइडेंटिकल क्वेश्चन को लेकर और SIT को लेकर, ये दोनों मुद्दा। जी निशिकांत जी, एक चीज और दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि आप PIL पहले फाइल कर चुके थे। बीइंग मतलब चलिए हमको आप एज ए न्यूज एंकर से हटा दीजिए, बीइंग अ जनरल पर्सन, विनय सिंह ने आपको कोई योगदान, कभी कोई सपोर्ट किया या नहीं किया? बिल्कुल किया है सर, आप हमेशा शुरुआत से किए हैं। जब हमने फाइल किया PIL तब से आपका सपोर्ट मिला है, बादल सर का सपोर्ट मिला है फ्रॉम द बिगनिंग। नहीं चलिए, ये वो फाइनेंशियली सपोर्ट की बात हो या फिर कोर्ट के मामले से रिलेटेड मैटर हो, लीगल मैटर हो या प्रूफ देने की बात हो, हर जगह आप लोगों ने सपोर्ट किया। क्या अभी एक दो तीन सवाल, देखिए स्टूडेंट की ओर से जो सवाल हम तक आते रहते हैं, उसमें पहला चीज ये है कि क्या ये परीक्षा रद्द की ओर जाएगा? पहला सवाल हमारा। निश्चित जाएगा सर, निश्चित जाएगा। दूसरा सवाल कि क्या पेपर लीक, जैसे पेपर लीक में आपने फाइलिंग नहीं किया, आपने किया आइडेंटिकल क्वेश्चन, तो ये मुद्दा आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट था, पेपर लीक से भी बड़ा मुद्दा था? पेपर लीक का तो सर है ही, क्योंकि वो तो श्योर प्रूफ हो गया कि पेपर लीक का मतलब कि पहले से पेपर मार्केट में है, तो स्वाभाविक है कि वो आ जाएगा। लेकिन आइडेंटिकल क्वेश्चन से न सिर्फ आपको अनियमितता की बात आ रही है, साथ ही साथ जो एजेंसी का चयन हुआ उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, और एजेंसी का चयन कहीं न कहीं गलत तरीके से हुआ है, ये बताने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एजेंसी जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है, तो ये पूरी JSSC में जो कचरा है, जो गलतियां कमियां हैं। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने कई बहुत नामी वकील से कंसल्ट किया इस मुद्दे पर, तो उन्होंने हमें बताया कि अगर जैसे JPSC में भी हम गए थे, तो उन्होंने बताया कि जैसे 5 लाख लड़के परीक्षा बैठते हैं, 4 लाख लोग बैठते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा लोग सामने आते हैं, या तो PIL में वो एक कॉलम में अपना नाम दे दें कि वो भी एक पिटिशनर बन रहे हैं, तो कोर्ट को कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ इफेक्टेड लोग बहुत ज़्यादा है, तो चलो हम जल्दी विचार करते हैं, ऐसा कुछ है तो होता है क्या? देखिए सर, मैं भी बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट से बात किया हूँ इस मुद्दे पे, और अपने एडवोकेट से भी बात कर लिया। उनका कहना था कि देखिए कोर्ट कभी भी फैक्ट्स पे बात करती है, नंबर पे नहीं। अच्छा, कोई विधानसभा नहीं है कि आप वोटर्स लेकर आ रहे हैं, आपका फैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ना कि नंबर्स। अगर आप 5 लोग ही हैं लेकिन फैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हाई कोर्ट सुनेगा, और फैक्ट्स आपका कमजोर है और आप 10 लाख लोग हैं फिर भी नहीं। अच्छा, मतलब फैक्ट है तो फिर एक आदमी सफिशिएंट हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप लोग खुद युवा हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो और इतना बड़ा रिस्क लेकर के PIL सरकार के अगेंस्ट में आप चले गए, फाइनेंशियली बहुत बड़ी चुनौती होती है। देखिए बाकी लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जो लोग गए हैं और उनका पहले से 10 साल 20 साल से धंधा चल रहा है, तो एक अलग बात होती है कि चलो इतना साल कोर्स बेचे, कुछ पैसा लगा देते हैं। आप लोगों को फाइनेंशियली किस प्रकार की चुनौती आती है? सर देखिए, हमने तो फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन से हमने PIL की बात शुरुआत किया, E to Z चीज हम लोग पब्लिक डोमेन में डालते चले गए कि हमारे लॉयर का, एडवोकेट का क्या फीस होगा, कितना रुपया कब देना है, ठीक है। अपने से फिर लोगों से अपील किया गया कि भाई जो भी जिससे सपोर्ट मिलता है सपोर्ट कीजिए। उसके बाद A to Z जो भी हमारा अकाउंट होता है, हमने उसको पब्लिकली डिस्क्लोज किया कि कितना फंडिंग हो चुका है। अच्छा, पब्लिकली आप लोग डिस्क्लोज भी करते हैं, मतलब जो खर्चा आ रहा है उसको बताते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो अभी क्या फाइनेंशियली आप लोगों को, और मतलब बहुत से बच्चे हमसे पूछते रहते हैं सर फंड किसे दे, चूंकि बाजार में बहुत सारे लोगों का पेटीएम नंबर आ जाता है, QR कोड आ जाता है, मतलब आदमी बाद में आते हैं, QR कोड पहले पहुंच जाता है, तो क्या उसमें आप लोगों को कभी जरूरत है कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की?
जी सर, एक्चुअली क्या है कि जो हमें फंडिंग चाहिए थी उसमें 90% के करीब हमारे पास फंड आ चुके हैं। अच्छा। और तकरीबन 10% अभी घट रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसको रोक दिया कि जब फर्स्ट हियरिंग का डेट जिस दिन आएगा तब हम लोग करेंगे, 10 दिन पहले देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी हम लोग को 10% मतलब अप्रोक्स 7 से 10 हजार रुपए की जरूरत और है। 10,000 का हमारा फंड है जो कि अभी माइनस में है, अदरवाइज हमारा फंड कंप्लीट है 90%। अच्छा, एक सवाल हम और पूछेंगे, आप अपने लीगल एडवाइजर से भी पूछेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पीआईएल आप लोगों ने किया है, क्या आप ही फिर दूसरा पीआईएल भी कर सकते हैं, तीसरा भी एक ही व्यक्ति कर सकता है उसी मुद्दे पर? नहीं सर, उस मुद्दे पर, क्योंकि देखिए अगर एक दूसरा व्यक्ति भी अगर सेम मुद्दे पे करता है, ये मेरी बात हुई थी पीआईएल को लेकर, खासकर पीआईएल अगर दो होता है तो अलग अलग व्यक्ति भी करते हैं तो दोनों पीआईएल को फिर हाई कोर्ट अटैच करते हैं। अच्छा, उसको अटैच कर तो फिर सुनवाई एक ही का होगा। तो अब तो चुनाव का भी चलिए डिक्लेरेशन आ गया, और क्या लग रहा है आपकी? ऐसे तो रिजल्ट निकलना नहीं चाहिए, ना ही आंसर की, अब तो पूरा स्टे लग ही चुका है। नई सरकार अगर आती, थोड़ा सा हम आउट ऑफ द वे जाकर के बात कर रहे हैं कि नई सरकार अगर आती है, अगर वो बीजेपी की आ जाती है, तो इसमें एक संभावना बनता है कि चलो इसमें अब जांच हो जाएगा सीबीआई का। बिल्कुल, क्योंकि सर बीजेपी में बाबूलाल मरांडी जी और अमर गौरी जी दोनों ने, यहाँ तक कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी कहा है, इवन प्रधानमंत्री जी भी ने कह दिया है कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे। सीबीआई जांच होगा, जांच तो होगी ही, और जांच के साथ साथ हमें लगता है कि रद्द भी होगा तुरंत तत्काल। एक और तो एक दूसरा सवाल, चूंकि हम लोग न्यूज वाले हैं तो दोनों चीज देखते हैं। अगर जेएमएम ही रिपीट कर जाती है एसटी सीट, और जो तोड़ प्रकार से मैया सम्मान योजना से वो फिर से आ जाती है, तब क्या ये आप लोगों का कोर्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे केस में? बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा सर। अच्छा, तब कोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मतलब चूंकि तो जेएमएम तो परीक्षा ली है, वो तो कभी चाहेगी नहीं, अगर उसे रद्द करे, उसे रद्द करना रहता है तो अभी चुनाव में फायदा ले लेती रद्द करके वो। जी बिल्कुल सर। तो निशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पूरी क्लैरिटी के साथ पीआईएल के बारे में पूरी जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं कि आप केस जरूर जीतेंगे और स्टूडेंट को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे निशिकांत सिंह जिन्होंने पीआईएल दर्ज किया है, और इनकी टीम जो लगातार पीआईएल के मुद्दे पर मुखर होकर के सामने है, और इस वक्त में जो स्टेटस उन्होंने समझाया कि उनका जो मामला है वो अब आगे चला गया, उसमें ऐड भी हो गया है, जो कि रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस है वो वाला मामला ऐड हो चुका है। तो इस वक्त का महत्वपूर्ण खबर कि पीआईएल में निशिकांत जी ने 18 सितंबर को पीआईएल किया था, उसके बाद उसको लिस्टिंग किया जाता है, लिस्टिंग होने के बाद में जेएसएससी को नोटिस जाता है, और फिर उसकी डिफेक्ट लिस्ट चेक होती है। मतलब जब आप पीआईएल करते हैं तो उसकी डिफेक्ट लिस्ट, जैसे आपने परीक्षा लिखा, सोचिए कॉपी जमा हो गया, तो बिना कॉपी पढ़े हुए, बिना उसमें टीचर कुछ अंडरलाइन किए हुए नंबर नहीं बैठाते हैं, जैसा फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी में हो गया था, वो नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज को समझना, कोई अगर पीआईएल होता है तो पहले डिफेक्ट लिस्ट सामने आता है। अभी तक जो लोग नए पीआईएल वाले लोग हैं उनका डिफेक्ट लिस्ट आना बाकी है, वो आएगा। हम सबकी जानकारी दे रहे हैं, कोई सत्ता और विपक्ष का हम बात नहीं करते, जो सही है वो बताते हैं, और सच क्यों जरूरी है ये हम आपको किसी दूसरे वीडियो में 2014 से लेकर 2024 तक इस 10 वर्षों में कितने लोगों ने कितना बार कहां पर किस मुद्दे में क्यूआर कोड जारी किया, कितना फंड उठा है, सारी डिटेल्स को लेकर के आएंगे। कहां गया, कौन लोग क्या बोल रहे हैं, कौन बेंगलोर से बोल रहा है, कोई पंचायत से चुका अभ्यर्थी बोल रहा है, सारी चीजों का डिटेल्स आप तक लेकर के आएंगे। और हमारा सच वाली बात है, और नेगेटिव भी कुछ लोग जरूर होंगे, क्योंकि हमारी तीखे सवाल होते हैं ना, जो आपने देखा वो जेएसएससी सचिव कितना भड़क गए थे। स्टूडेंट मानते हैं कि 30 तारीख को विनय सर को बोलने दिया जाता है, अगर बोलने दिया जाता तो आज नतीजा कुछ और होता। छात्र नेता मानते हैं कि उनको 30 तारीख को ही बागडोर दिया जाता तो नतीजा कुछ और होता, लेकिन सारी स्थिति पलट गई, और अंत में जब लास्ट में 3 गेंद बचता है ना और 36 रन बनाने होते हैं तो चमत्कार चाहिए होता है। तो अब जाकर के छात्र नेता को दिया गया दुर्गा पूजा की छुट्टी में कि जाओ तुम अष्टमी को आंदोलन करो, तुम नवमी को कर लो, नहीं तो विजयदशमी के दिन कर लेना, भीड़ को बता देना ये सब आए हैं। ये सोचने की बात होगी, और बहुत सारी चीजें
आम युवा को राजनीति से मतलब नहीं है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। और हमारा जो वर्क है, जो चाणक्य की भूमिका में रहना, न्यूज का एंकरिंग करना,